हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम आप लोग को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर आए हैं। आपके सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपदा प्रबंधन से हमको लगता है 6, 7 या 8 क्वेश्चन 6, 7 या 8 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव से आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और उस आपदा प्रबंधन की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे, जिसकी संख्या लगभग 60 से 70 के आसपास में होगी। और वो सारे क्वेश्चंस अगर आप समझ जाते हैं तो उससे बाहर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यानी कि आज कुछ देर का वीडियो देखकर आप अपने एग्जाम में 7-8 नंबर श्योर कर सकते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस का लिस्ट इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी लगभग इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में कौन मानवीय आपदा नहीं है। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो तय है कि आपके एग्जाम में आएगा ही, कौन प्राकृतिक आपदा है या नहीं है, या फिर कौन मानवीय आपदा है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको चुनने के लिए। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से सामान्य भाषा में समझने के लिए कि भगवान के द्वारा जो आपदा घटित होती है और जो मनुष्य की गलती के कारण उत्पन्न होता है उसको मानवीय आपदा कहेंगे। तो अब इसमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो भूकंप तो प्राकृतिक आपदा ही है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात यानी साइक्लोन जो आप गर्मी के मौसम में अक्सर देखते हैं, ठीक है, और जनरली कहीं कहीं चक्रवात का बड़ा रूप दिखाई देता है जिसमें वो धूल कण वगैरह जो है आपस में हवा के मतलब प्रेशर के कारण वो राउंड राउंड जो घूमता है, तो वो चक्रवात हो गया। तो ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है। और कौन नहीं है ये पूछ रहा था ना, तो आंसर हो जाएगा आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद जो है मनुष्यों की गलती के कारण होता है ना। जितने सारे आतंकवादी जो आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं वो सारे आतंकवादी तो मनुष्य ही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानवीय आपदा नहीं है। यानी कि कौन मानवीय आपदा नहीं होने का सीधा मतलब है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो ये तो भाई मानवीय आपदा है, सांप्रदायिक दंगा, क्योंकि मनुष्य ही सांप्रदायिक दंगे करते हैं। यानी धर्म के नाम पर जो झगड़ा वगैरह होता है। रेल दुर्घटना यानी ट्रेन एक्सीडेंट जो हो रहा है उसमें भी तो मनुष्य की गलती होती है। हो सकता है कि ट्रेन चलाने वाले की गलती हो, या जो रेलवे सिस्टम में जितने सारे पदाधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनके कुछ लापरवाही के कारण ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सब जो है रेल दुर्घटना की अगर हम बात करें तो ये मानवीय आपदा ही है। रासायनिक हथियारों का प्रयोग, ये तो भगवान ऊपर से कोई रासायनिक हथियार या बम विस्फोट ऊपर से करते नहीं है, ठीक है, बल्कि ये मनुष्य के गलतियों के कारण ही होता है। बट ये हिमस्खलन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हिमस्खलन क्या है? ये मानवीय आपदा नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन का मतलब होता है कि बर्फीले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में हिम का यानी बर्फ का नीचे की ओर गिरना, ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा मानेंगे। आग लगी होता है, यानी जो गांवों में, शहरों में जो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि भाई आग लग गया, जंगलों में भी कभी कभी आग लग जाता है, तो आग लगी कैसी आपदा होती है। तो देखिए, आप इसको दो परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझ सकते हैं। पहली चीज कि अगर कहीं आग लगा तो हो सकता है किसी मनुष्य की गलती के कारण लगा हो। कोई क्या किया कि पटाखा या कोई बम वगैरह लिया और किसी जगह पे उसको फेंक दिया और उससे वो आग पकड़ लिया, ठीक है। या फिर बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे कोई गया और वहां पे स्मोकिंग कर रहा, खींच रहा है सिगरेट एकदम मस्त, और वो खींच के फेंक दिया, कहीं वहां पे तेल वगैरह का कनेक्शन था, वो पकड़ लिया आग, तो वो मानवीय आपदा हुआ ना। लेकिन आप सोचिए कि जंगल में कई बार आग लग जाता है, तो जंगल में एकदम भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत खतरनाक वाला गर्मी है, और उस गर्मी में एकदम तेज आंधी तूफान आया, उसकी पेड़ पौधों की डालियां टूटा, आपस में रगड़ाया, उससे अपने आप आग लग गया। तो उसमें तो मनुष्य की कोई गलती नहीं था, तो प्राकृतिक व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण हुआ ना। यानी कि आग लगी प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, यानी नेचुरल कारणों से भी कभी कभी आग लग जाता है, और मनुष्यों की गलतियों के कारण भी आग लगता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, यानी ए तथा बी दोनों सही है, ठीक है।
अब देखिए, पर्वतों से चट्टानों के टूटकर गिरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में आप सुने होंगे लैंड स्लाइड, इसको भूस्खलन हम कहते हैं। जब पहाड़ों से बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान वगैरह टूटकर जब नीचे की ओर गिरता है तो इस घटना को हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भारत का सबसे विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? आप इसको भी याद रखेंगे कि कौन से साल भारत का सबसे डेंजरस जो है साइक्लोन आया था, चक्रवात। तो आप याद रखेंगे 1999, 1999 में। अच्छा ये देखिए 1934, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये सबसे खतरनाक भूकंप का साल है, भारत में सबसे डेंजर भूकंप आया था। 1965 से 66 भारत का सबसे खतरनाक सुखाड़ वाला साल है। 2004 में भारत का सबसे विनाशकारी सुनामी आया था, लेकिन यहां पे चक्रवात पूछ रहा है तो 1999 के साथ जाएंगे। इसके बाद है बिहार किस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा आपदा आता है जिससे सबसे ज्यादा बिहार को नुकसान होता है? तो ये तो दोनों आप छांट ही दीजिए, सुनामी का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि भाई सुनामी तो समुद्र में आता है ना, और बिहार तो समुद्र के किनारे है नहीं। भूकंप को भी हटाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि भूकंप बिहार में आता है बट उतना ज्यादा नहीं आता है। लेकिन ये बाढ़ और सुखाड़ तो प्रत्येक वर्ष की ही बात है। दक्षिणी बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, उत्तरी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से ही होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार को बाढ़ ही करता है। ठीक है, यानी बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मचता है बिहार में। और देखिए यही क्वेश्चन जो भी आपको मजाक मजाक में हम बोल रहे थे वह दो क्वेश्चन यहां बन गया। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो भाई उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो बिहार का वैसा हिस्सा जो नेपाल से कनेक्टेड है, जहां से कोसी नदी निकलती है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में ज्यादा बाढ़ लाती है, तो इसलिए उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त है। और दक्षिणी बिहार की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ग्रस्त है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार। किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? अब इसको आप ध्यान से समझो। हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर, पहली चीज की इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश के साथ चलेंगे, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की कुछ स्थानीय नदी है, जो वहां की नदी है जो वहां पे बहती है। भारत की भी बहुत सारी ऐसी नदी आप देखिए, दक्षिणी भारत में जाइए मात्र 2 नदी आपको ऐसा मिलेगा, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिणी भारत की हम बात करें, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर की तरफ जाती है, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। उसमें से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो देखा जाए तो भारत से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो भारत की भी बहुत सारी नदियां उसमें गई, म्यांमार से भी कुछ नदियां आती है, चाइना से भी निकलने वाली कुछ नदियां बांग्लादेश में आती है। तो इस प्रकार वहां पे नदियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और साथ ही 11 नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक चीज दिखेगा कि चूंकि उस देश में सबसे ज्यादा नदी है, इसलिए वहां बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बांग्लादेश को बाढ़ों का देश भी कहा जाता है। अब देखिए चूंकि नदियों का देश आया था, इसलिए हम सोचे कि नहरों का देश भी दे दे। हालांकि थोड़ा सा ये आपदा प्रबंधन से अलग हटके इसको आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन के रूप में मान सकते हैं कि किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो ये अपना पड़ोसी है, अपना सबसे खतरनाक पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसको नहरों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए एक नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी का देन मानते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए वो चाइना से, मतलब चीन में स्पेशली देखा जाए तो तिब्बत का इलाका है, लेकिन तिब्बत पे भी तो चीन का आधिपत्य है, तो इसलिए चीन कह रहे हैं। चीन में मानसरोवर झील है, वहां से सिंधु नदी निकलती है, भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान के द्वारा नहरों का जाल बिछाया गया, यानी सिंधु नदी पे बहुत सारे नहर बनाए गए हैं, और उसी नहर के द्वारा पाकिस्तान अपने खेतों की सिंचाई करता है। और दूसरी चीज की भाई पाकिस्तान है कृषि प्रधान देश, अगर वो सिंचाई ना करे, यानी कि उसका सिंचाई ना हो, तो फिर उसका गुजारा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां तो 80% जनसंख्या खेती बाड़ी के काम पर निर्भर है, और वहां बारिश बहुत कम होता है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा पाकिस्तान। बात समझ में आया ना? तो इसलिए वहां पे सिंचाई की काफी अधिक आवश्यकता है, और सिंधु नदी पर बनाए गए नहरों के द्वारा वो सिंचाई करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको सिंधु नदी का देन भी कहते हैं, और चूंकि उस देश में पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए उसको नहरों का देश भी कहते हैं। इसके बाद है बिहार का शोक, कौन सा नदी?
तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला, कोसी नदी। आपको एक चीज बता दे कि भाई ये तो महानदी, ये उड़ीसा में, तो बिहार में आती नहीं, ये बंगाल की नदी है। गंगा नदी बिहार में बहती है, लेकिन गंगा नदी के कारण ज्यादा बाढ़ नहीं आता, बाढ़ कोसी नदी के कारण अक्सर आता है, इसलिए इसको हम कहेंगे बिहार का शोक। दामोदर नदी को माना जाता है, दामोदर नदी को चारों ऑप्शन में शोक ही है, यानी कि किस राज्य का शोक हम मानेंगे दामोदर नदी को? तो आंध्र प्रदेश में तो अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी के कारण सबसे ज्यादा यहाँ बाढ़ आता है, और उड़ीसा में महानदी के कारण आता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी हुआ। तो बंगाल का शोक होता है दामोदर नदी, बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के कारण ज्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा परियोजना जो है, सबसे बड़ी परियोजना कौन है? मतलब कौन सी नदी पर बनाई जाने वाली ऐसी प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा कारगर या फिर सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, उसका सबसे ज्यादा हम यूज कर पाते हैं? तो इसका आंसर होगा क्या? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, अब एक और चीज इससे जुड़ा हुआ कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये कौन से नदी पे बनाया गया है? तो इसको सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सबसे पहले हम आपको एक और बात बता दें कि आपको जैसे किसी किसी विद्यार्थी को लग रहा है ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए इसको आपदा प्रबंधन में भी पढ़ना है, क्योंकि सुखाड़ से बचने के उपाय में आपको पढ़ाया गया है कि भाई नदी घाटी परियोजनाओं का विकास कर दो, बांध बना दो। ठीक है, और उससे जो जलाशय बनेगा ना, जो झील बनेगा, उसे नहर निकाल के फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें सिंचाई करो। तो इसलिए सुखाड़ और बाढ़ से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आप इससे पकड़िएगा, नागार्जुन में है ना नाग प्लस अर्जुन, तो अर्जुन जो थे महाभारत का कहानी आपको पता है, अर्जुन के सारथी जो है किनको? भगवान कृष्ण थे ना, तो इसे याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। टिहरी नदी घाटी परियोजना ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि टिहरी जो है ना ये भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बांध बनाकर टिहरी नदी घाटी परियोजना को विकसित किया गया है। और टिहरी नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी जो है गंगा नदी का एक रूप मान लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से एक भागीरथी नदी निकलती है और एक अलकनंदा नदी निकलती है, और जब दोनों नदियां आपस में मिलती है तब जाकर देखा जाए तो अब गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। फिर 17 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बड़ा बांध नहीं पूछ रहा आपसे, यहां लंबा बांध पूछ रहे, यानी लंबाई सबसे ज्यादा किस बांध की है? तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। ये महानदी पर बनाया गया उड़ीसा में, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। भारत की बात हटाइए, ये एशिया महादेश का सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, यानी सुखाड़ जो है ये कैसे आता है? तो अब मान लीजिए कि बाढ़ है, तो बांध टूटा, आप रात में सोए हैं, आपका घर बांध के नजदीक पड़ता है, रात में बांध टूटा, बाढ़ आ गया, तो अचानक से आया ना, भूकंप अचानक से आता है, सुनामी अचानक से आता है। लेकिन सुखाड़ लंबे समय तक जब बारिश वगैरह नहीं होगा तब तो सुखाड़ की स्थिति आएगा, और हम लोगों को तो पहले से अनुमान रहता है कि हाँ बारिश नहीं आ रहा, सुखाड़ आ जाएगा, सुखाड़ होगा। ठीक है, यानी ये सुखाड़ की जो आपदा है ये धीरे धीरे आता है। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक है, माने सुखाड़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्षा की अधिकता। अरे यार बारिश ज्यादा होगा तो फिर सुखाड़ कैसे होगा? बांध का टूटना ही तो बाढ़ इससे आता है ना, बांध टूट जाने से। तो आंसर होगा वर्षा की कमी, बारिश कम होगा तो सुखाड़ आएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे आसान क्वेश्चंस भी है जो हम इग्नोर किए। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए, तो कोई भी बता देगा ना कि ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ आसान क्वेश्चन जरूर इसमें जुड़ा है, लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी का है, चूंकि आपके एग्जाम में आता भी है, इसलिए इसको लिखा गया है। सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? बांध का मरम्मत करना। ये तो बाढ़ से बचने के लिए हम करते हैं कि बांध को मरम्मत करते रहो, नहीं तो टूटने पे बाढ़ आ जाएगा। नदी से दूर घर हम इसलिए बनाते हैं ताकि बाढ़ से बचे। ठीक है, ऊंचाई वाले स्थान पर हम बाढ़ के समय ही जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी जब भी बारिश हो तो वर्षा के जल को हम कलेक्ट करके रखें, उसको संग्रहित करके रखें, और जब जरूरत पड़े तो उसका यूज करके, उसके पानी का यूज करके हम सिंचाई करें। भारत में सुखाड़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, यानी कौन सा स्टेट है जो सुखाड़ से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, यानी जहां सुखाड़ सबसे ज्यादा आता है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान, यानी राजस्थान जो है ये सुखाड़ से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। फिर हम बात करेंगे कि भाई ये जो बाढ़ और सुखाड़ है ये कैसी आपदा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सामान्य आपदा। सामान्य आपदा तो नहीं कहेंगे, मानवीय आपदा है नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है बाढ़ और सुखाड़, ठीक है। भारत का सबसे विनाशकारी सुखाड़ किस वर्ष आया था, यानी सबसे खतरनाक वाला सुखाड़ कब आया था? तो 1934, ये तो भूकंप वाला है। 1952 से 53 में नहीं आया था। 1999 में तो चक्रवात हुआ था। 1965 से 66 का जो वर्ष था ना, ये सबसे विनाशकारी सुखाड़ वाला था। और आपको पता ही होगा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। इसके बाद है बिहार का सबसे विनाशकारी बाढ़, यानी बिहार में कब जो है सबसे खतरनाक बाढ़ आया था? तो इसका आंसर होगा 2008 में बिहार का सबसे विनाशकारी बाढ़ आया था, और अगस्त महीना था, 2 अगस्त, शायद 2 अगस्त 2008 को। किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है, यानी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है कौन सी आपदा? तो देखिए, हम आपको बताए थे कि भाई क्या होता है ना कि पृथ्वी अंदर से बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होती है, और उन्हीं टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। अंदर से बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होती है, और वो प्लेट के आपस में टकराने से भूकंप और सुनामी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो भूकंप भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना से रिलेटेड है, सुनामी भी और ज्वालामुखी भी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो पिघलते हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा, ठीक है, कभी कभी विस्फोट होने पर वो पृथ्वी के सतह को फाड़कर ऊपर की ओर आता है, और इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये जो 3 आपदा आपको दिख रहा है, ये तीनों, इनमें से सभी ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जिस स्थान से भूकंप की शुरुआत होती है, यानी भूकंप पृथ्वी के सतह के अंदर के जिस बिंदु से शुरू होता है, जिस जगह से, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे भूकंप केंद्र, ठीक है, उसको भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाएगा। फिर इसके बाद सवाल है 27 नंबर आपके सामने कि जो भूकंप केंद्र होता है उसके ऊर्ध्वाधर, यानी उसके लंबवत पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो बिंदु स्थित होगा और वहीं पे सबसे पहले भूकंप महसूस भी होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा सही अधिकेंद्र। उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अब आगे बढ़िए। अब सारी चीजों को मापने का एक युक्ति होता है, एक यंत्र होता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन है 28 नंबर कि भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? और ये ऑप्शन में जो 4 चीजें दिया गया है, चारों से आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा। हालांकि भूकंप मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और इस स्फिग्मोमैनोमीटर तो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि ये ब्लड प्रेशर मापने वाली युक्ति है। गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा को सूचित करने वाली युक्ति होती है। एमीटर जो है विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाली युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भूकंप और सुनामी, ये दोनों को किस स्केल की सहायता से मापा जाता है, यानी कौन सा मेजरमेंट है, कौन सा स्केल है जिसके द्वारा हम भूकंप और सुनामी दोनों को माप सकते हैं या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा रिक्टर स्केल। यानी भूकंप और सुनामी जब मापना होता है ना, तो हम मापते हैं कि कितना रिक्टर भूकंप आया या सुनामी आया, तो उसको रिक्टर स्केल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली भूकंपीय तरंग है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए 3 तरंगे होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग का मतलब प्राइमरी वेव, यानी वो सबसे पहले पी तरंग पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आती है, और उसके बाद आती है एस तरंग, तब आती है एल तरंग। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे विनाशकारी तरंग है, यानी किस तरंग के कारण सबसे ज्यादा विनाश होता है? तो पी तरंग और एस तरंग तो बस थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन एल तरंग थोड़ा ज्यादा समय के लिए आता है, और इसलिए सबसे ज्यादा विनाश जो है एल तरंग से ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है, यानी भारत को कई भूकंपीय क्षेत्र में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 5, यानी भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई गुजरात का भुज, कच्छ और सौराष्ट्र, ये तीनों गुजरात के जगह हैं। इस तीनों जगहों को किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत ये तीनों जगह आते हैं?
तो देखिए इसको रेड जोन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा इस जगह पे है, भुज कक्षा सौराष्ट्र में, और इसको हम जोन 5 के अंतर्गत रखेंगे, लास्ट वाले जोन में। भूकंप के जोन फर्स्ट के अंतर्गत, जोन फर्स्ट जहां पे खतरा सबसे कम है भूकंप का, जोन फर्स्ट के अंतर्गत कौन क्षेत्र आता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यानी दक्षिणी भारत का जो पठारी इलाका है ना, वहां पे भूकंप न के बराबर आता है, या वहां पे खतरा बहुत कम है भूकंप का, इसलिए इसको जोन फर्स्ट में रखे हैं। फिर इसके बाद है कि भाई बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, स्पेशली ये गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है ये तीनों, तो इन क्षेत्रों को किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत शामिल करते हैं? तो याद रखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम जोन 3 के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे भी भूकंप कभी कभी आते रहता है, लेकिन हमेशा विनाशकारी नहीं होता, कभी कभी वो विनाशकारी होता है। कितना रिक्टर पैमाने का जो भूकंप है उसको हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं, तो इसका आंसर होगा 6 रिक्टर से कम का जो भूकंप होता है ना, वो हमें फील भी नहीं होता कि भाई भूकंप आया, ठीक है, यानी 6 रिक्टर से कम का भूकंप महसूस हम नहीं कर पाते हैं। फिर है 8 रिक्टर से अधिक तीव्रता का जो भूकंप होता है वो कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य, बिल्कुल नहीं, अविनाशकारी, अरे विनाश तो होता है, विनाशकारी नहीं, आप इसको अत्यंत विनाशकारी बोलिए। अगर 8 रिक्टर से ज्यादा भूकंप की तीव्रता चला गया तो फिर यह अत्यंत विनाशकारी होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसको भूकंपों का देश कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जापान को, यानी जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते रहता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, यानी किस साल भारत का सबसे खतरनाक भूकंप आया था? तो इसका आंसर होगा 1934 में, 1934 में भारत का सबसे डेंजरस भूकंप आया था। हम आपको बार बार बताए हैं कि 1965 से 66 का जो वर्ष था ये सबसे खतरनाक सुखाड़ का वर्ष है। 1999 में सबसे डेंजरस चक्रवात आया था। 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता कितना गुना बढ़ जाता है जब 1 रिक्टर पैमाना बढ़ता है, यानी हम आपको बताया थे कि भूकंप मापने का जो स्केल है, रिक्टर स्केल जो सिस्मोग्राफ में अंकित रहता है, उसमें उसका पैमाना 0 से 10 तक अंकित रहता है, और उसमें अगर 6 से 7 रिक्टर, 7 से 8 रिक्टर, ऐसे 1 रिक्टर अगर पैमाना बढ़ रहा है तो फिर भूकंप का स्पीड कितना बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 10 गुना, यानी कि 1 रिक्टर पैमाना बढ़ने पर भूकंप का जो स्पीड होता है ना वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए 41 नंबर सवाल, महासागर की तली में उत्पन्न होने वाला जो कंपन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि महासागर का मतलब कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ठीक है, समुद्रों की तली में जो जब कंपन उत्पन्न होगा, यानी कि समुद्र के तली के अंदर जब भूकंप आएगा तो फिर उसको हम कौन से नाम से जानेंगे? तो स्थलीय भाग पर जब कंपन उत्पन्न होती है तो उसको भूकंप कहते हैं, लेकिन ये तो समुद्र के तली में कह रहा है। चक्रवात ये तो होगा नहीं, और ज्वालामुखी तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा वगैरह निकलने को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सुनामी। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसको सुनामी के नाम से ही जाना जाता है। अब 42 नंबर सवाल में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आपको हम बता दें कि भारत का सबसे खतरनाक सुनामी यही है। 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था उससे भारत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे सवाल में ये पूछ रहा है कि विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो भाई सुनामी तो समुद्र में ही आएगा ना किसी सागर महासागर में आएगा। तो ऑप्शन में दिया है अरब सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर बंगाल की खाड़ी होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ही सबसे खतरनाक सुनामी 2004 में आया था। इसके बाद है कि 2004 का जो विनाशकारी सुनामी आया उससे कौन सा हिस्सा, भारत का कौन सा हिस्सा विलुप्त हो गया, यानी पूरा वो जलमग्न हो गया था, जैसे कि उस सुनामी के लपेट में पूरा, ठीक है, वो विलुप्त ही हो गया जैसे मानो कि। तो इसका आंसर देखा जाए तो अब आप खुद से समझिए कि भाई बंगाल की खाड़ी में ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसी का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो जलमग्न हो गया था, यानी विलुप्त हो गया था। तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी तो स्थलीय भाग में है, हालांकि वो भी कनेक्टेड है बंगाल की खाड़ी से। मालदीव तो अरब सागर की तरफ है, तो ये तो होगा नहीं, और शिमला तो खैर ये पर्वतीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र के पास है नहीं कि यहाँ सुनामी आएगा। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कभी भूकंप वगैरह आता है तो दीवार वगैरह गिरने से,
ठीक है, या बड़े बड़े भवनों के ध्वस्त हो जाने से उसमें जो लोग दबे रहते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का, कौन से मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? दूरबीन का? नहीं जी। टेलीस्कोप? नहीं। हेलीकॉप्टर? नहीं। इससे थोड़ी पता चलेगा। इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। यानी इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से मलबों में दबे हुए लोगों का पता लगाना आसान होता है। ठीक है, तो ये 44 था। अब आइए 45 पे। इसमें कहा जा रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या नहीं होना चाहिए? यानी कि अगर आग में कोई जला हुआ शरीर है और प्राथमिक उपचार देके हमें उसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो प्राथमिक उपचार में क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ठंडा पानी। हाँ बिल्कुल, प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्फ वगैरह का भी यूज हम कर सकते हैं, और बर्नोल जो मरहम आता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक तो शरीर का अंग जला हुआ, ऊपर से गर्म पानी उसके शरीर पर डालने की बात हो, तो ये प्राथमिक उपचार इसका नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 46 में कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर भरा होता है? तो भाई अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि आग बुझेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आग आसानी से जलता है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ रहता तो ऑक्सीजन रिलीज करता, तो फिर आग तो उससे और तेज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी आग को जलाने में हेल्प कर सकता है, यानी यह भी दहन का पोषक तत्व माना जाता है। हालांकि सबसे अच्छा पोषक तत्व तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन दहन का अपोषक तत्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कोई वस्तु नहीं जल सकता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हाई प्रेशर पे भरा रहता है, और जब इस मशीन को चालू किया जाता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है और उससे आग बुझ जाता है। तो इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनामी किस जगह पे आता है, किस स्थान पे आता है सुनामी? तो स्थल पे तो भूकंप आता है, पाताल में नहीं, जमीन के अंदर थोड़ी होगा। हालांकि स्टार्ट कहां से होता है, मतलब सुनामी की घटना घटित कहां होती है, पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आसमान में सुनामी तो आएगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में। जब समुद्र की तली में कंपन उत्पन्न होता है, समुद्री जल की लहरें ऊपर की उफान बढ़ती है, उसको हम सुनामी कहते हैं। तो समुद्र में होगा। इसके बाद है 48 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का मेन रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जल, अगर पानी नदी में ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो उससे तो बाढ़ आ सकता है ना। वर्षा की अधिकता, बिल्कुल, बारिश भी कभी अगर ज्यादा हो जाए तो उससे भी नदी में बाढ़ आने की आशंका रहती है। नदी के तली में अवसाद की जमा, मान लीजिए कि नदी जिस रास्ते से बह रही है तो नदी अपने साथ मिट्टी काट कर, कूड़ा कचड़ा वगैरह लेकर अपने साथ बहा कर जाती है, और एक जगह पे जब वो सारा अवसाद जमा हो जाता है ज्यादा मात्रा में, तो फिर नदी का पानी उसको क्रॉस नहीं कर पाता, जिसके कारण नदी अपना मार्ग बदल के आगे बढ़ती है। तो जब मार्ग बदलेगी तो आसपास के क्षेत्र में तो पानी फैलेगा ही, तो उससे भी बाढ़ आ जाता है। यानी इस सभी होगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक नहीं है? नहीं है कहा जा रहा है। यानी कि भाई जब कोई आपदा आती है, हमें अचानक से कोई प्रबंधन करना, उसको रोकने का उपाय करना, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो स्थानीय प्रशासन बिल्कुल हेल्प करता है, यानी हमारे आसपास की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमारी मदद करते हैं आकस्मिक प्रबंधन के लिए। स्वयंसेवी संगठनों का जो निर्माण हुआ होता है ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। गांव और मोहल्ले के लोग भी मदद करते हैं आकस्मिक प्रबंधन में। पूछ रहा था कौन घटक नहीं है, तो ये तीनों तो घटक है ही, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन संचार व्यवस्था बाधित होने का कारण नहीं है? यानी कौन से ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये कारण नहीं हो सकता संचार व्यवस्था बाधित होने का? असल में होता क्या है कि जब आपदा आती है तो जो सामान्य संचार व्यवस्था जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन वगैरह ये सब काम करना बंद कर देता है। तो इसका असल में कारण क्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए, जब आपदा आती है तो केबल वगैरह टूट जाता है, जिसके कारण, ठीक है, संचार व्यवस्था काम नहीं कर पाता है। ट्रांसमिशन टावर नष्ट हो जाता है, ठीक है, उस कारण से भी संचार व्यवस्था काम करना बंद कर देता है। या बिजली की आपूर्ति, हालांकि सारे संचार व्यवस्था बिजली से ही संचालित होने वाली है, और बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाए, जब आपदा आएगा तो बिजली तो मिलेगा नहीं, तो वैसे कंडीशन में भी संचार व्यवस्था काम नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों तो कारण है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको संचार टावरों की दूरी, भाई जिस क्षेत्र में आपदा आई है उस क्षेत्र से अगर कोई संचार टावर दूर है तो उससे क्या लेना देना है संचार व्यवस्था बाधित होने का? तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये संचार व्यवस्था बाधित होने का कारण नहीं दिख रहा है। तो ये 50 क्वेश्चन बनाए,
आइए कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, यानी कि जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो आपका जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो आज के डेट में मोबाइल फोन हो चुका है, क्योंकि संचार के लिए आज सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक जो टेलीफोन था ये संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हुआ करता था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगे किस प्रवृत्ति की होती है, कैसा नेचर का रेडियो वेव्स होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है रेडियो तरंगे। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय। 53 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा हो सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति वो कैसा हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है निम्न यानी लो, ऑप्शन बी में हाई, फिर अत्यधिक उच्च यानी कि मोर हाई जो है, और इनमें से सभी की भी बात यहां पे किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी निम्न भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है और अत्यधिक उच्च भी हो सकता है, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भाई आपदा के काल में जब संचार सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है तो उस समय हम रेडियो संचार का इस्तेमाल करते हैं, और एक विशेष प्रकार का रेडियो है जिसका नाम है एमेच्योर रेडियो। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई एमेच्योर रेडियो का दूसरा नाम क्या है, इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, आईबॉल रेडियो, इंपेरियल रेडियो, सारेगामा रेडियो, बट इसका सही आंसर होगा हैम रेडियो। एमेच्योर रेडियो का एक दूसरा नाम क्या है, हैम रेडियो है, जो आपदा के काल में सफलतापूर्वक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह, आप इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है, दूरसंचार के लिए ना, मौसम विज्ञान के लिए, इसके लिए भी नहीं, दूरदर्शन के लिए भी नहीं, बल्कि इसका सही आंसर होगा संसाधनों की खोज के लिए, यानी प्राकृतिक संसाधनों की खोज और प्रबंधन के लिए हम सुदूर संवेदी उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग किस काम के लिए होता है, 56 नंबर सवाल है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ऑप्शन बी आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ऑप्शन डी संसाधनों की खोज के लिए। तो देखिए संसाधन की खोज के लिए तो सुदूर संवेदी उपग्रह की बात की है, और जो सैटेलाइट आपदा का पूर्वानुमान लगा रहा है वो मौसम का भी पूर्वानुमान लगा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्वानुमान दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई भूकंप संभावित क्षेत्र है जहां पे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, वहां पे घर आप कैसे बनाएंगे, किस आकृति में घर बनाएंगे, किस शेप में घर बनाएंगे। तो गोलाकार घर बनाना वहां उचित नहीं है, अंडाकार भी नहीं बनाएंगे, हाँ आयताकार घर बनाएंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की भाई भूस्खलन वाले क्षेत्र में, यानी पहाड़ों से चट्टानों या पत्थरों का टूट कर गिरना भूस्खलन होता है, और वहां पे हम ढलान वाले जगह पे अगर मकान बना ले तो भाई जो भी ढलान वाला क्षेत्र होगा उधर तो ज्यादा चट्टान और पत्थर टूट के उधर गिरने की संभावना होगी ना, तो वो अच्छा नहीं है ढलान वाले क्षेत्र में घर बनाना। तो उचित है नहीं, बिल्कुल नहीं। उपयोगी है नहीं जी, अनुचित है यानी अच्छा नहीं है घर बनाना ढलान वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 59 कह रहा है कि भाई भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, तो ये शॉर्ट टाइप का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 5। भूस्खलन के 5 रूप होते हैं। ठीक है, बारिश के जल के साथ मिट्टी तथा कूड़ा कचरा का नीचे गिरना, चट्टानों का खिसकना, फिर चट्टानों का गिरना, कंकड़ और पत्थरों का खिसकना और फिर कंकड़ और पत्थरों का गिरना, यही 5 रूप होता है भूस्खलन का। 60 नंबर सवाल कह रहा है भाई सुखाड़ कितने तरह का होता है, तो इसका सही आंसर होगा 3 तरह का, एक सामान्य सुखाड़ या ये वाला, एक मौसमी सुखाड़ और एक कृषि सुखाड़, 3 तरह का होता है सुखाड़। फिर पूछा जा रहा है कि भाई 61 नंबर में इसमें सबसे खतरनाक सुखाड़ कौन होता है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि सुखाड़, ये सबसे डेंजरस माना जाता है। अब पूछा जा रहा है भाई कृषि सुखाड़ का कारण क्या, क्यों आता है ये कृषि सुखाड़, वर्षा ऋतु में बारिश ना होने के कारण, वर्षा ऋतु में जब बारिश नहीं होगा तो इसको मौसमी सुखाड़ कहेंगे ना, कृषि सुखाड़ थोड़ी कहेंगे। वर्षा की अधिकता, अरे भाई बारिश जब अधिक आ रहा है तो उस समय हम उसको सुखाड़ थोड़ी बोलेंगे, बारिश ज्यादा आएगा तो सुखाड़ थोड़ी होगा। फिर इसके बाद है मिट्टी में नमी का अभाव, हाँ ये कृषि सुखाड़ का कारण है। अगर मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाए तो उसी को हम कृषि सुखाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन का 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
और अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं से भी आपके एग्जाम में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, और यहां से 6-7 क्वेश्चन कंफर्म है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पेश किया जाएगा।